हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो बच्चा लोग कैसे हो आप सब। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर मैं आ गई हूँ। इंग्लिश एग्जाम में लिटरेचर आप घर से पढ़ के जाते हो, कहानियां आपको ऑलरेडी पहले से पता होती हैं, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे देते हो। कॉम्प्रिहेंशन, आंखों के सामने आंसर्स होते हैं, बस ढूंढ के लिखना होता है। और कमिंग टू ग्रामर सेक्शन, उसमें तो 1 मार्क का ही आंसर होगा, 1 वर्ड या ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटेंस ही लिखना है। बट जहां पर पता चलेगा कि तुम्हारी इंग्लिश एक्चुअल में कितनी अच्छी है, वो है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, विच इज राइटिंग सेक्शन। जी हाँ, सही सुना। कौन कितने पानी में है, तुम्हारे इंग्लिश में कितना है दम, तभी पता चलेगा जब आप राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करते हो। सो बच्चा लोग, राइटिंग सेक्शन एग्जाम में 10 मार्क्स का आने वाला है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। तो आज इस 10 मार्क्स की तैयारी होने वाली है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? 10 मार्क्स के लिए क्या क्या आने वाला है मैम पेपर में? तो 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा, 5 मार्क्स ईच। पहला होगा डायरी एंट्री और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ओके, तो 5 मार्क्स ईच। जैसे कि मैंने कहा, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको ठीक से आने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब बेटा क्या होता है ना, दिमाग में एक कहानी होती है, बट जब लिखने लगे तो लिख नहीं पाते हैं। टू कुक अप स्टोरीज इट्स नॉट इजी, टू प्रेजेंट अ प्रॉपर पैराग्राफ, उसके लिए तुम्हारे दिमाग में पहले सही थॉट्स होने चाहिए, फिर जो थॉट्स है दिमाग में वो सही तरीके से लिखने आने चाहिए। तो चलिए बिना देर करे आज मैं आपको बता देती हूँ कि डायरी एंट्री कैसे लिखनी है और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे लिखना है। एक बेसिक आइडिया बताऊंगी मैं कि डायरी एंट्री होती क्या है, क्यों यूज होती है, कहाँ पर यूज होती है, ठीक है, कौन इसे लिखता है, एंड देन एक एग्जाम्पल भी दे दूंगी ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। फॉर्मेट तो बताना है ही डायरी एंट्री का। देन कमिंग टू डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है, एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, सब कुछ लेकर आई है आपकी प्यारी पूजा मैम। सो डरने की क्या बात जब पूजा मैम है आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरी एंट्री की। तो डायरी एंट्री सुनते ही दिल में कुछ दबी दबी सी बात है जो किसी से कहनी नहीं जाती, जो किसी से कही नहीं जाती। मन में छुपी उस बात को किससे शेयर करें? दोस्त तो है, पर क्या ऐसा कोई दोस्त है जो जज ना करे, जो खुल के बात सुने, जो पेशेंट हो? शायद ही ऐसा कोई दोस्त किसी के पास हो। ट्रू फ्रेंड ढूंढने में वक्त लगता है और कई बार यार दोस्त धोखा भी दे जाते हैं। तो क्यों ना ऐसी चीज को दोस्त बनाया जाए जो कभी धोखा ना दे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो पेपर है ना, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। सोच के देखो जरा, इसमें बड़ा सब्र है, ये आपको जज नहीं करेगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी बात को सुनेगा और समझेगा। यू विल फील बेटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पेपर हैज मोर पेशेंस देन अ पर्सन देन पीपल। आप अगर पेपर पे कुछ लिखते हो तो आपका मन तो हल्का हो ही जाएगा और सामने से कोई जजमेंट पास नहीं होगी, कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा। सो क्यों ना अपने थॉट्स को, आप जो फील करते हो वो आप पेपर पे लिखो और अपने आप को बेटर फील कराओ। सो डायरी एंट्री इसी चीज के लिए होती है बेटा। ओके, डायरी एंट्री इसी चीज के लिए होती है, वेयर यू कैन एंटर योर फीलिंग्स फुल ऑन, खुल के, कोई फिल्टर नहीं। जो मन कर रहा है, जो आप फील कर रहे हो वो आप लिख सकते हो। समझे कि नहीं समझे? तो डायरी एंट्री इसीलिए होती है बेटा कि व्हाट यू फील एंड व्हाट यू कांट शेयर विद अदर्स, उसे आप अपनी डायरी में लिख देते हो। और ये रेगुलर डेली बेसिस पे लोग लिखते हैं। ओके, अपनी फीलिंग्स जो किसी और से शेयर ना कर पाए, पूरे दिन की रोजमर्रा की एक्टिविटीज, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर वो डायरी बाद में ना, ओहो इस तारीख को ऐसा हुआ था मेरे साथ में। जैसे फोन में गैलरी होती है, डेट वाइज फोटोज आती है ना कि भाई ये चीजें हुई हैं। सिमिलरली डायरी एंट्री में ना वो डेट्स होती हैं। कुछ लोग तो विजुअल इनपुट्स भी डाल देते हैं डायरी एंट्री में, फोटोज भी ऐड कर सकते हो आप, जैसा आप फील करते हो, जो आप करना चाहो। इट्स अ पर्सनल डायरी, पर्सनल इमोशंस आप वो विजुअल फॉर्म में लगाओ, लिख के लिखो, व्हाटएवर यू, गाना लिखो, व्हाट यू फील, आप किसी भी चीज से, किसी भी तरीके से अपनी डायरी में अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। तो आ गई बात समझ में? मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। आपके मन में ऐसा होता है मुझे कहना है, बट जब कोई साथी ना मिले, आप पेरेंट्स से बात करने में हिचकिचाते हो, वो ऐसा ट्रू फ्रेंड नहीं है कोई जो आपको जज ना करे, जो आपको प्रॉब्लम खड़ी ना करे आगे, आपकी इस कमजोरी का आगे गलत फायदा ना उठाए। जब ऐसे लोग नहीं मिलते ना लाइफ में, यू डोंट गेट अ ट्रू फ्रेंड, देन पीपल शेयर देयर फीलिंग्स इन अ डायरी। एक अच्छी आदत है डायरी एंट्री। आप ना अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। रोज क्या हुआ लिखो डायरी में, सो उससे ना धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो सिर्फ फीलिंग शेयर करने के लिए ही नहीं, बहुत अच्छी आदत है डायरी को मेंटेन करना, आप बहुत बेटर फील करोगे। ओके, तो चलिए डायरी एंट्री लिखने
से डायरी लिखने से आप बेटर फील करोगे, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर ये बता दिया जाए कि डायरी एंट्री के सारी इंपॉर्टेंट बातें। तो डायरी और जर्नल ये होता क्या है, डायरी एंट्री होता क्या है? सो इट्स अ टाइप ऑफ टेक्स्ट दैट कंसिस्ट ऑफ रिकाउंटिंग वंस डे। जैसे कि मैंने कहा, पूरे दिन की सारी इंपॉर्टेंट बातें आप इसमें मेंशन कर सकते हो, जैसा आप फील कर रहे हो अपने रिकलेक्ट करके ये हुआ था, जैसे आप इंपॉर्टेंट चीजें लिख सकते हो, ठीक है, अपने डायरी में। एंड यस, इट इज एन इनफॉर्मल रजिस्टर, ये पर्सनल है बेटा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये पर्सनल है। पर्सनल फीलिंग्स आप सभी जानते हो, कैसा लगता है, राइट कैसा लगता है, हाउ यू फील, मतलब जैसा आप फील करते हो। सो जैसे कि मैंने कहा, ये बिल्कुल पर्सनल होगा बेटा। कैसा होगा? बिल्कुल पर्सनल होगा। क्लियर एवरीबडी? एक पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करने वाली एक इनफॉर्मल सा एक रजिस्टर या एक किताब आप कह सकते हो, ठीक है। याद रहेगी ये बात, इट्स सपोज टू बी पर्सनल, दस इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन। हमेशा आप इसे फर्स्ट पर्सन में लिखो, आई एम फीलिंग दैट, मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसे करना चाहती हूँ। सो इट्स ऑलवेज रिटन आई, मी, वी, अपने बारे में होगा सब कुछ, ठीक है। आई, मी और माई सेल्फ के बारे में ही होने वाली है यहाँ पर सारी बातें। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं उनके साथ वहां गई, मैंने ऐसे फील किया, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, मुझे आगे क्या करना चाहिए, व्हाटएवर यू फील यू नोट इट डाउन। सो डायरी एंट्री क्या होती है, समझ गए हो, ठीक है। डायरी एक बिल्कुल एक पर्सनल सी बुक होती है जिसमें आप अपनी फीलिंग शेयर करते हो और रोजमर्रा की एक्टिविटीज, दिन में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई जो आप शेयर करना चाहो वो आप लिख देते हो, ठीक है। समझ गए भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब डायरी एंट्री, जैसे कि मैंने कहा, पूरे दिन के जितने भी मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको इनफॉर्मली लिखने को इनफॉर्मली लिखा जाता है बाय इंडिविजुअल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग ये लिखते हैं, बहुत सारे, फॉर देयर पर्सनल यूज। जैसे कि मैंने कहा, अपने पर्सनल यूज के लिए लोग इसे, पूरी दुनिया में डायरी एंट्री का काफी प्रचलन है, मतलब पीपल डू इट, दे शेयर देयर फीलिंग। देखो ऐसे अपनी किताब सबके पास होती है, आपने देखा हो साइकियाट्रिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास या फिर ऑफिसर्स के पास भी अपनी अलग से डायरी होती है जो इंपॉर्टेंट बातें नोट करते हैं, है ना। सो ए नॉर्मल पर्सन, एक 6 साल के बच्चे से कोई भी अपनी डायरी मेंटेन कर सकता है, चाहे वो बहुत बड़ा ऑफिशियल ही क्यों ना हो या एक छोटा सा स्कूल गोइंग बॉय ही क्यों ना हो। ओके, सो डायरी होती क्या है, कहाँ यूज होती है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, साइकियाट्रिस्ट, ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, कोई भी अपनी एक डायरी मेंटेन करके अपनी मन की बातें, अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है, अपने दिन के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को रिकलेक्ट करते हुए मेंशन करता है। चलो बहुत ही बढ़िया, कहाँ क्या सब समझ गए। कैसे लिखेंगे भाई, सबसे जरूरी बात है स्ट्रक्चर। डायरी एंट्री का स्ट्रक्चर डिस्कस करना बहुत जरूरी। जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल इनफॉर्मल है, ये पर्सनल है, तो इसमें ना आपको बहुत भारी भारी ऑफिशियल वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा फील करते हो वो लिखोगे, सारे इंपॉर्टेंट अपने दिन के इवेंट्स आप मेंशन कर दोगे वहां पे, ठीक है। सब माइनर डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हो। मैं हेल्प यू डिस्टिंक्ट जर्नल एंट्री, मतलब आप अपनी, आपकी एक छाप छूट जाएगी ना यार जब आप लिख रहे हो, तो वो मतलब लाइक व्हाट यू कॉल, एक तो टाइप्ड हो कुछ, एक किसी का लिखा हो और एक आप खुद का लिखा हो, फर्क महसूस करते हो ना, एक अपनी एक फीलिंग होती है, एक अपनी एक छाप होती है, राइट। सो बेटा आपको याद रखना होगा कि जब भी आप डायरी एंट्री, अपनी डायरी लिखना चाहो तो उसकी सब डायरी में चीजें लिखते हो, एंटर करते हो कुछ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी डेट एंड डे। कब की बात है भाई, रात के 12 बजे लिख रहे हो, दोपहर के 3 बजे लिख रहे हो, कब लिख रहे हो, डेट और टाइम। ज्यादातर लोग इसे रात को लिखना प्रेफर करते हैं, तो डेट, ओके, और फिर उस दिन डेट लिख लो, टाइम लिखो, डे लिखो और अपना जैसा जैसा आप फील करते हो उस दिन सारी चीजें मेंशन कर दो। क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। और जब हम किसी से बात करते हैं, डियर डैड, डियर मॉम, डियर फ्रेंड, जो भी होता है, तो सिमिलरली डायरी को भी बुलाओ, सैल्यूटेशन एक, मतलब बुलाओ, डियर डायरी, ओके। कई लोग तो अपनी डायरी का नाम भी रख लेते हैं, किटी या फिर एनीथिंग, नैन्सी, लूसी, व्हाटएवर यू फील लाइक, ठीक है। अपनी फ्रेंड मतलब होती तो मैं ये नाम होता ऐसे, और जनरली डायरी ही बोल देते, डियर डायरी, ठीक है। जरूरी है कि आप शुरुआत करो तो उसे बुलाओ, अपनी सारी बात लिखो और लास्ट में फेयरवेल बाय बाय भी बोलो, होपिंग फॉर अ बेटर डे, अच्छा हो मेरे साथ, लास्ट में एक प्रॉपर कंक्लूजन भी होना चाहिए। देखते हैं, आई होप आज जो गलती हुई वो कल ना हो, ऐसे व्हाटएवर यू फील, आप जो होप करते हो एट द एंड ऑफ द डायरी एंट्री, आपको होपिंग फॉर अ बेटर डे ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। एक प्रॉपर कंक्लूजन भी होना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर समझे आप, पहले किस दिन लिख रहे हो, डेट, डे, टाइमिंग मेंशन कर दो, फिर जो फील करते हो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट जो आप शेयर करना चाहते हो वो शेयर कर दो, और जरूरत है कि जब आप डायरी को कुछ कह रहे हो तो डियर डायरी उसको बुलाओ और फिर बाद में उसको बाय भी बोलो, चल ठीक है कल मिलते हैं, या फिर होप फॉर अ बेटर डे, आई होप आज जो गलती हुई वो कल ना हो, ऐसे,
ठीक है। तो बेटा जैसे कि मैंने कहा पूरा फॉर्मेट प्रॉपर्ली फॉलो करो, ओके। जो भी इवेंट्स आपके हैं वो आप प्रॉपर्ली एंटर कर दो। आपकी एक खास झलक नजर आनी चाहिए। ये कुछ टाइप्ड नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट नहीं है, कुछ भी लिख दिया। जो आप फील करते हो वो आपको लिखना है। आपको फॉर्मल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनफॉर्मल होना है, मतलब अपनी पर्सनल बातें करनी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यस, कंक्लूड द एंट्री विद अ फेयरवेल। प्रॉपर फेयरवेल भी जरूरी है, ओके। ठीक से हाय और ठीक से बाय बोलना बड़ा जरूरी हो जाता है। चलो ये बात आप समझ गए हो। तो अब एक मैं आपको डायरी का एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आप समझ जाओ बेटा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, रिसेंटली यू विजिटेड द ओल्ड एज होम इन दिल्ली। आप एक ओल्ड एज होम गए, ठीक है। यू मेट ओल्ड पीपल हु वर लोनली एंड सिक। आपने वहां पर ओल्ड एज होम में क्या देखोगे? बुजुर्ग लोग होंगे जो थोड़े तन्हा अकेला महसूस कर रहे होंगे, जो कुछ लोग बीमार भी हो सकते हैं। देयर चिल्ड्रन हैड लेफ्ट देम टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। मतलब उन्होंने उनको हाल पे छोड़ दिया है। उनके बच्चों ने अपने पेरेंट्स को, बुजुर्गों को उनके हाल पे छोड़ दिया और बोला कि तुम यहाँ रहो, अपना खुद देखो, ओके। व्हेन यू टॉक टू देम यू फेल्ट बैड अबाउट द फैक्ट दैट दे वर नॉट लिविंग विद द चिल्ड्रन। जब उनसे बात करते हो तो नोटिस तो होता है, महसूस कर पाते हो कितना तन्हा फील कर रहे थे। नाउ राइट अबाउट योर एक्सपीरियंसेस इन योर डायरी। तो आपका एक दिन बीता, आप ओल्ड एज होम गए, तो उस दिन वहां जाकर आपने जो फील किया, जैसा आपको लगा, वो आज शाम को आप अपनी डायरी में लिख रहे हो, ओके। ऐसे आपको सिचुएशन दी जाएगी, ओके। एग्जाम में ऐसे आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, फिर आपको क्या फील करते हो आप लिखना है। यहाँ पर ओल्ड एज होम लिखा है, ठीक है। कोई और जगह हो सकती है, आपके स्कूल का कोई फेयरवेल पार्टी हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स मीट हो सकती है, एक ऑर्फनेज हो सकता है, ठीक है। अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी हो सकती है, अपनी मम्मी के साथ एक ट्रिप पे जाना हो सकता है, कहीं भी कोई भी सिचुएशन आपको दी जा सकती है और आपको वो दिन जो बीता अपने ओन वर्ड्स में अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट करना है, ठीक है। बात आगे समझ में। जैसे ही आप क्वेश्चन देखो तो आपको बेटा अपने दिमाग में थॉट्स लाने कि मैं क्या फील करता हूँ। फर्स्ट आपका आइडियाज को ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। ऑर्गेनाइज, जो आपका दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं या फिर मैं कहूँ थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज करो। क्या क्या आप फील कर रहे हो, तो आप क्या फील करोगे बताओ। जब आप ओल्ड एज होम जाओगे तो आप ओल्ड पीपल को देखकर महसूस करोगे कि इनके साथ कितना बुरा हो रहा है। बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो वो लोनली फील कर रहे हैं, ठीक है, वो सिक हैं, तो तुम्हें उनके लिए बुरा लगता है। काश तुम उनके लिए कुछ कर सको। और ये भी हमारे पेरेंट्स के प्रति हमारी रेस्पेक्ट बढ़ती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ कभी ऐसा नहीं करना है, उनका ध्यान रखना है। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे कभी कभी वहां वक्त बिताना चाहिए, उनके फेसेस पे स्माइल लानी चाहिए। जो आप फील करो, ठीक है, जैसा आप फील करो, आपके उनके फेसेस पे स्माइल आनी चाहिए और मुझे कभी कभी उनसे मिलते रहना चाहिए सो दैट दे फील बेटर, ओके। हाउ लोनली एंड सिक, मतलब वो बीमार होते तो उन्हें कौन संभालता है, तो उनकी जरूरत की चीजें अगर मेरे से कभी बन पड़े तो मुझे पहुंचानी चाहिए। तो व्हाटएवर यू फील व्हेन यू मीट देम, उनके साथ अलग अलग टाइम स्पेंड करके अपने दादा दादी की याद आई, अपने नाना नानी की याद आई, उनके साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनी। तो आप कुछ भी जो फील करते हो वहां पर, जैसा आपने किया फील, आप लिख सकते हो खुद से अपने। इसीलिए तो कहते हैं कि आपको अपने थॉट्स को कुकअप करना पड़ता है, खुद सोचना पड़ता है। कहानी है जो बनानी है, बनी बनाई ना है जी, खुद बनानी पड़ेगी और उसके लिए मेहनत लगती है, जोर लगता है, दिमाग होना चाहिए और सारे थॉट्स को पहले दिमाग में आने के बाद फिर उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। सीरीज ऑफ इवेंट्स लाइन में आपको बताते हुए जाना है। पहले आप वहां गए, वहां आपने देखा बहुत सारे लोग थे, फिर आप एक एक करके उनसे मिले, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, उनके लिए कुछ सामान लिए थे उनमें बांटा, जो भी आपने किया इवेंट्स को ऑर्डर में, ठीक है, सीक्वेंशियल मैनर में जो जो हुआ, इंपॉर्टेंट मुद्दे की बातें जो आपको लगता है शेयर करनी है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको मेंशन करो। किसको? इवेंट्स को, जो जो हुआ वहां पे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन आपको बताया तो कैसे अटेम्प्ट करना है बताया। अब एक काम करते हैं, क्यों ना आपको लिखा हुआ मैं बता दूं। सबसे पहले मैंने कहा था डेट और डे बहुत जरूरी है। डेट, डे, टाइम और फिर सैल्यूटेशन, ये फॉर्मेट है बेटा, ठीक है। ये है सैल्यूटेशन, डियर डायरी, डियर डायरी, ठीक है।
सो फिर आप बोलोगे टुडे आई विजिटेड एन ओल्ड एज होम, मैं आज एक ओल्ड एज होम गया, वहां मैंने क्या फील, आई वाज सरप्राइज टू सी द कंडीशन ऑफ द ओल्ड पीपल देयर, वहां पर ओल्ड पीपल की कंडीशन देख के मैं तो सरप्राइज हो गया. इवन दो द मेडिकल फैसिलिटीज एंड फूड वर गुड, इट वाज डिसहार्टनिंग टू सी दैट मोस्ट ऑफ देम वर अंडर डिप्रेशन. तो आपने वहां जाके देखा फैसिलिटीज तो अच्छी थी, खाने पीने की मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी थी, बट देखकर बुरा लगा कि वो लोग ना, ज्यादातर लोग दुखी थे और अंडर डिप्रेशन थे. Their children had abandoned them, उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया. वोकैबुलरी का देखो, abandoned, वोकैबुलरी, जितने अच्छे वर्ड्स यूज करोगे उतना अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा. Left them की जगह abandoned them, समझ रहे हो आप, इसका मतलब उनको छोड़ दिया. Clear everybody? आगे देखो, some had forcefully kicked them out of the houses, किसी ने तो जबरदस्ती जमीन जायदाद के लिए या फिर अपने कमरे बड़े बड़े करने के लिए, अपने बच्चों को रूम्स देने के लिए कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा, तुम जाओ, हमें परेशान कर रहे हो तुम, ऐसे जबरदस्ती घर से भी निकाल दिया. किक देम आउट ऑफ द हाउस, सो नाउ दे हैव नोवेयर टू गो. वो जाए तो जाए कहाँ. कुछ के बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खुद ओल्ड एज होम में छोड़ा है और खुद ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको धक्के मारकर निकाल दिया गया और उनके पास कहीं जाने को नहीं था, इसीलिए वो यहाँ आ गए. So, जब उनसे बातें की, when I talked to them, my heart was filled with sympathy for them. मुझे उनके लिए बड़ा बुरा लगा, बड़ी सिंपैथी फील हुई यार, कैसे हो गया ऐसे. हाँ, now what could I do to make them happy? मैं क्या करूँ उनके लिए. फिर मेरे मन में एक ख्याल आया, मैंने फिर क्या किया, I told them some jokes, थोड़े चुटकुले सुनाए, थोड़ी पहेलियाँ रिडल सुनाए, but they seemed to be unmoved by the humor. ठीक है, कुछ ज्यादा खास सा उनको ना उसका असर नहीं पड़ रहा था, बट कुछ लोग थे जो स्माइल कर रहे थे, खुश हो रहे थे. ओके, तो मतलब ये है कि मैं थोड़ी देर भी उनके फेस पे स्माइल ला पाया. कुछ लोग ऐसे थे जिनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जोक वोक उनकी जिंदगी इससे ऊपर हो चुकी है, परे हो चुकी है. आई स्पेंड सम टाइम विद देम एंड प्रॉमिस माई सेल्फ वन थिंग. फिर मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया उनको देखने के बाद, आई विल लुक आफ्टर माई पेरेंट्स. मैं अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखूंगा जब मैं बड़ा हूँगा, उनके साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा. जिन्होंने, जब मैं बोल नहीं सकता था, जब आई कुडंट स्पीक, तब मेरा ध्यान रखा, है ना. माँ बाप हमारा ध्यान कब से रखते हैं बेटा, एक माँ तो जब आप दुनिया में भी नहीं आते हो, पूरी दुनिया आपसे बाद में प्यार करेगी, माँ 9 महीने पहले से प्यार करने लगती है और वो कितना अनकंडीशनल लव आपको देती है, बिना बोले आपकी बात को समझ जाती है. जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती है आपको हर मोड पे सपोर्ट करती है. आपके पेरेंट्स, आपके पापा आपके लिए सब कुछ, दुनिया की हर खुशी ला कर देना चाहते हैं. आपकी मम्मी आपका पूरा ध्यान रखती है और एक दिन आप कहते हो बहुत हो गया, जाओ, कितना बुरा लगता है उन्हें. सो नेवर एवर डू दिस बैड थिंग विद एनीबॉडी. आपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं करना है. ऐसे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए. तो ये कह रहा है कि जब मैं बड़ा होऊंगा ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा. आई विल नेवर लीव देम लाइक दिस. आई वंडर्ड व्हाई पीपल मिसबिहेव विद देयर पेरेंट्स लाइक दिस. मैं सोच रहा था ऐसा क्यों करते हैं लोग अपने माँ बाप के साथ. पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड एंड लव्ड बिकॉज पेरेंट्स आर द बेस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड. तो आप लिख सकते हो, भगवान हमारी जिंदगी में सुख और दुख दोनों देता है, बट पेरेंट्स हमारी लाइफ में हमेशा सुख देना ही चाहते हैं, तो गॉड से भी बढ़कर है. पेरेंट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. उनके साथ कोई बुरा कैसे कर सकता है भला. तो जैसे थॉट्स आपको आए अपने ओन वर्ड्स में, मैंने आपको आइडिया दिया है, ऐसे आपको लिखना है पेपर में. एंड हेंस लास्ट में अपना नाम जरूर लिख लेना, ठीक है. क्लियर एवरीबॉडी? एनी डिफिकल्टी? प्रॉपर फेयरवेल होना जरूरी है ना. आ गई बात समझ में? सो माय डियर बच्चा लोग, इस प्रकार से डायरी लिखनी होती है. डायरी एंट्री के मुद्दे की बात समझ में आ गई है. अपनी पर्सनल फीलिंग्स लिखनी होती है. उस दिन में जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगा, जो आप शेयर करना चाहते हो, वो आप शेयर करोगे. अच्छी वोकैबुलरी यूज करो, प्रॉपर सेंटेंसेस फॉर्मेशन करो, अच्छे आइडियाज जो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते हैं उनको बस सही तरीके से प्रेजेंट करो. 5 नंबर मिल जाने. फॉर्मेट बताई दिया है, ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं. डेट, डे, टाइम और सैल्यूटेशन, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. प्रॉपरली उसे फेयरवेल देके बंद कर देना. बस आ गई ना बात समझ में. तो आई होप डायरी एंट्री में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं. अब आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में. मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं. बेटा कभी किसी की तारीफ करनी पड़े, ओके, यू विजिट समवेयर, वो कैसा लगा आपको वो सब डिस्क्राइब करना पड़ेगा. आप किसी महान हस्ती से मिले, उनके बारे में जो आप जानते हो उनको डिस्क्राइब करके बताओ. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? डिस्क्राइब. डिस्क्राइब मतलब उसके बारे में बताना. फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे पढ़ रहे हो, आपका भाई या बहन जब आपकी क्लास में आएगा तो आप बोलोगे अरे पूजा मैम ना ऐसे पढ़ाती है, वो ये करती है, उनकी क्लास लेना. जो भी आप मेरे बारे में शेयर करना चाहते हो आप डिस्क्राइब करके बताओगे.
आप कहीं भी जाओ बेटा, कोई फंक्शन में जाओ, कोई मूवी देखने जाओ, वापस घर आके बताते हो ना ऐसा ऐसा था, उस मूवी में ये था, वो हीरो था, वो एक्शन था, वो ड्रामा था, यू डिस्क्राइब अबाउट इट। तो बेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना आना चाहिए, मतलब उसके बारे में बताना, अच्छा बुरा क्या था क्या नहीं, उसकी क्वालिटीज बताना, ठीक है, उसके बारे में पूरा आइडिया देना, दैट इज नथिंग बट डिस्क्राइबिंग। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, जो आएगा 5 नंबर का। तो डिस्क्राइब किसको करें भला? आपके सिलेबस में 3 चीजें हैं बेटा, हमें ना एक इंसान को डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ना एक पार्टी में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, ठीक है, उनसे मिले, आपको बड़ा अच्छा लगा, उनके बारे में जो जो चीजें आप जानते हो, ठीक है, उनके बारे में डिस्क्राइब करो। एक पर्सन को डिस्क्राइब करना पड़ सकता है, या फिर आपको कहते हैं अपने फेवरेट पर्सन के बारे में बताओ, ठीक है, अपने दादा दादी के बारे में बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताओ, आपके रोल मॉडल के बारे में बताओ, किसी के बारे में, एक पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करके प्रैक्टिस कर लो। फिर सिर्फ इंसानों को नहीं बेटा, जगहों को भी। फॉर एग्जाम्पल आप कभी शिमला घूमने गए, लंदन घूमने गए, स्विट्जरलैंड घूमने गए, कोई भी जगह, प्लेस, ऐसा जरूरी नहीं है जहां गए हो उसी का डिस्क्रिप्शन करना हो, आप जहां जाना चाहते हो उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हो, सुना तो होता ही है उसके बारे में। सो एनी प्लेस, कोई जगह आप गए हो, कोई हिल स्टेशन, कोई टूरिस्ट स्पॉट, एनीथिंग, उसको प्लेस को डिस्क्राइब करना आना चाहिए। एंड यस, ऑल्सो एन इवेंट, ऑल्सो एन इवेंट, कोई फंक्शन है, या फिर जैसे कि आप कोई समारोह में आप गए, कोई न्यूज़पेपर ने कंडक्ट किया था कोई सम्मान समारोह हो, या फिर कोई कॉलेज का कोई फंक्शन, या फिर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ भी, कोई इवेंट आपने कंडक्ट होते हुए देखा हो, और उस इवेंट में क्या क्या आपने देखा वो आप बता सकते हो। सो जनरली वी नीड टू डिस्क्राइब ए पर्सन, प्लेस और एन इवेंट, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में कैसे चीज़ों को लिखते हैं, वो एग्जैक्टली क्या होता है मैं बताती हूँ। एक हिंट मैं पहले बताना चाहती हूँ, ज़्यादातर पेपर में, एग्जाम में इंसानों को डिस्क्राइब करने को कहा जाएगा, ठीक है, ओके, ये याद रखना। चलिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में और डिटेल में जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपको क्या करना है, फोकस करना है एक डिटेल रिच अकाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक टॉपिक। एक स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया ना, कोई इंसान, कोई जगह, कोई प्लेस, कोई स्पेसिफिक टॉपिक दे देंगे आपको। जैसे बचपन में लिखते थे माय बेस्ट फ्रेंड, माय फेवरेट फेस्टिवल, याद आया? अब आप बोलोगे मैम क्लास 9th में भी वो छोटे छोटे बच्चों में जो लिखते थे वो क्यों पूछ रहे हैं? बिकॉज बेटा इंग्लिश का लेवल जो है ना बच्चों का, कोविड के बाद से स्पेशली बहुत लो हो गया है। वो बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पर जब लिखने की नौबत आती है तो लिख नहीं पाते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपकी इंग्लिश को डेवलप करने में, इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। आप नॉर्मली लोगों को, चीज़ों को कैसे डिस्क्राइब करते हो, ये इससे पता चल जाता है, ठीक है। सो आपको ना एक टॉपिक पर चीज़ें लिखनी होती है, कॉन्क्रीट फोकस उसी पे होना चाहिए। रीडर्स को, दिस हेल्प्स रीडर्स टू फील एंड सेंस द डिटेल्स ऑफ द राइटर वांट्स टू कन्वे। जो राइटर लिखना चाहता है वो समझने की कोशिश करता है रीडर, ठीक है। आपको जिस टॉपिक पे लिखना है उसको स्टडी करना होगा क्लोजली। ऐसे जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में लिख नहीं सकते तुम, ओके। आपको एक लिस्ट बतानी होगी ऑफ द डिटेल्स यू ऑब्जर्व एंड ऑर्गेनाइज दोज डिटेल्स इनटू लॉजिकल स्ट्रक्चर। पहले वही मैंने कहा, डिटेल्स क्या क्या लिखना है सोचो, फिर उसको लॉजिकल स्ट्रक्चर में अलाइन करके लिख दो, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे मैम पैराग्राफ क्या होता है, बेटा पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, हाँ या ना। जैसे कि एक वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, है कि नहीं? एक वर्ड है ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक पैराग्राफ क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, यानी कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़ के बनता है एक पैराग्राफ। तो आपको एक स्पेसिफिक आइडिया होना चाहिए, वो मेन पॉइंट, टॉपिक, डिटेल में उसको समझाइए, ठीक है। और फिर पैराग्राफ्स तो आगे यूज होते ही रहते हैं, एक टॉपिक के बारे में आपको बताना होता है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप नो डिफिकल्टी। तो आप कैसे लिखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, किस बारे में लिख रहे हो भाई, आपका टॉपिक क्या है, आपका आइडिया क्या है, इंट्रोड्यूस करो, फिर उसको एक्सप्लेन करो, और फिर बाद में प्रॉपरली कंक्लूड कर देना। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, यही होता है एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, इंट्रोडक्शन में आप वो लिखोगे, ठीक है। और फिर बॉडी में आपको लिखना है डिटेल में जो आप कहना चाह रहे हो उसको एग्जाम्पल्स के साथ, सपोर्टिंग सेंटेंसेस के साथ आप लिखोगे। एंड आखिरी में आ जाएगा कंक्लूजन। क्या आ गया, कंक्लूजन। तो आपको मैं बताऊं एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। तो चलिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बताती हूँ मैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं मैम हाँ पता है हमें कि मतलब हमें उस टॉपिक के बारे में जो जो हमें आइडिया वो सब लिखना है, बट ना हम स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, ठीक से लिख नहीं पाते, क्या करें। तो देखिए बताते हैं आपको कि करना क्या है। सबसे पहले बेटा होगा टॉपिक सेंटेंस। जी हाँ, सही सुना आपने,
टॉपिक सेंटेंस। जो टॉपिक क्वेश्चन में मेंशन्ड है भाई किसके बारे में लिखना है, ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, वो टॉपिक सेंटेंस के फॉर्म में लिख डालो, ठीक है। ए सेंटेंस विच स्टेट्स योर आइडिया, पॉइंट और ओपिनियन, जिसके बारे में आप बात करने वाले हो वो होगा हमारा टॉपिक सेंटेंस। इट शुड यूज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड मेक अ बोल्ड स्टेटमेंट। एक प्रॉपर स्टेटमेंट बताओ कि भाई तुम किस बारे में हमें आज बताने वाले हो, रीडर को क्या बताने वाले हो आप। पहले टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा, फिर बेटा आपको अपने टॉपिक सेंटेंस के बाद सपोर्ट करना होगा, उसके बारे में चीजें बतानी होगी जो जो आप जानते हो, ठीक है। फिर आते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस। उसमें सपोर्टिंग सेंटेंसेस में आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेनेशन देनी होगी। जो टॉपिक आपका जो मेन आइडिया है उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। मेन आइडिया है उसको एक्सप्लेन करो। उसके लिए आप ना एग्जाम्पल्स यू लिखो, कोई आप एग्जाम्पल शेयर करना चाह रहे हो, कोई फैक्ट्स हैं, कोई रीजन है, ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स, जो सर्वे, कुछ भी जो आपको पता हो, जो आइडिया हो, कोई ईयर्स मेंशन करने हो, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट्स में अपना ओपिनियन आपको सामने रखना है। उस टॉपिक के बारे में जो जो आपको पता है, जो जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो वो सब आप लिखोगे। और फिर सारी चीजें मेंशन करने के बाद क्या होगा बेटा, फिर आपको ना ट्रांजिशनल सेंटेंस, ये क्या होता है बेटा, इट प्रिपेयर्स द रीडर फॉर द फॉलोइंग पैराग्राफ, मतलब आगे क्या होने वाला है, ठीक है, आगे क्या होने वाला है। ट्रांजिशनल सेंटेंसेस शुड हेल्प रीडर्स लॉजिकली अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन वन ऑफ द करंट मेन आइडिया पॉइंट और ओपिनियन एंड द मेन आइडिया ऑफ योर नेक्स्ट पैराग्राफ। बेटा कई बार बच्चे ये गलती समझ लेते हैं कि भाई एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस हो सकते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में छोटे छोटे पैराग्राफ्स भी तो होंगे। एक में आप जैसे आपने टॉपिक सेंटेंस बताया, फिर आपने एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल 2-3 लाइन में आएगा, रीजन फिर अलग से आएगा। तो आपको ना एक ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी उठा के कहीं से भी लिख दिया, एक लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाते हो समझ में आना चाहिए, अच्छा ये बता दिया अब नई बात है। कई बार लोग कॉमा, पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कुछ कॉमन कनेक्टर्स वर्ड्स यूज ही नहीं करते हैं, अटपटा सा लगता है, कोई कनेक्शन ही नहीं लगता है, यार पहले क्या बोल रहा था अभी अचानक से ये क्या बोल रहा है। तो एक फेज होना चाहिए जो प्रॉपरली मूव करे, एक ट्रांजिशन होना चाहिए प्रॉपरली। बेटा दो चीजों के बीच का कनेक्शन समझ आना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के कहीं भी लिख दिया। एक प्रॉपर लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। ऑल द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स जो जो आप चाहते हो चीजें समझने के लिए। बेटा फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने गए, पहले ही अगर आपको इंटरवल दिखा दें तो, या फिर पहले आपको क्लाइमैक्स दिखा दे तो, लास्ट में फर्स्ट पार्ट दिखाएं तो, नहीं ना, एक ऑर्डर में चलना पड़ता है, एक तरीके से फिल्म जाती है आगे। उसी प्रकार से आपको भी अपने सेंटेंसेस को तरीके से, सलीके से, ऑर्डर में लिखना होगा और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्मूथली मूव इन करना होगा। अचानक से ऐसे सीन काट नहीं देते ना, सीन को प्रॉपर्ली फिनिश करते फिर अगला सीन आता है। उसी प्रकार से अपने सेंटेंसेस को फिनिश कीजिएगा बच्चा लोग, ठीक है। और फिर अपनी सारी इंपॉर्टेंट बातें रखने के बाद आपने एग्जाम्पल से, रीजन से, डेटा से एक्सप्लेन कर दिया, अब बाय बोलना है, कंक्लूड करना है, देन देयर विल बी कंक्लूडिंग सेंटेंस, ठीक है। कंक्लूडिंग सेंटेंस दोबारा से एक बार मेन आइडिया बताते हुए हेंस या फिर देयरफॉर, सो ऐसे वर्ड्स यूज करके आप कंक्लूड कर दीजिए सेंटेंस के थ्रू, ठीक है। लास्ट में वो बात मैंने आपको समझा दिया, ऐसे आप मेन आइडिया को थोड़ा सा घुमा के प्रॉपरली उसे कंक्लूड करके बता दोगे, ठीक है। आई होप मुद्दे की बात समझ में आ गई आपको। पहले इंट्रोड्यूस करो, फिर उसको डिटेल मेन आइडिया को एक्सप्लेन करो, ठीक है, डिटेल में। और फिर आप प्रॉपर तरीके से जब आप अलग अलग चीज़ें बता रहे हो, अच्छे से एक चीज़ से दूसरी चीज़ में प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म करो, प्रॉपरली मूव करो, और आखिर में जब आप सारी बातें बता दी है तो अच्छे से कंक्लूड कर लो, हो जाएगी बात, ठीक है। सो ये सबको याद रहेगा ना बेटा। अब मैम हम ना टॉपिक सेंटेंस लिख दिया, ये जो बीच में आप बोल रहे हो ना एक्सप्लेन करो, सपोर्ट करो, कैसे क्या करें, तो बेटा उसके लिए मैं आपको जो भी टॉपिक दिया जाएगा ना, जो भी टॉपिक दिया जाएगा उस टॉपिक के बारे में आपको चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की बात करें, कौन, वो कहाँ से है, वो क्या करता है ना, आगे वो क्या करना चाहता है। आपको ना कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, कुछ ऐसे सवाल आप ढूंढो उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप क्या क्या बता सकते हो, ठीक है। आप उससे कभी मिले हो कि नहीं, वो इंसान से, वो क्या करता है, वो कहाँ से है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो जिंदगी में आगे क्या करना चाहता है, उसकी मेजर अचीवमेंट्स क्या है। जब हम इंसान की बात करते हैं तो ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। आपकी इसके पहले टॉपिक क्या है, आप व्हाट वो बताओ, उसके बारे में आप कभी उससे मिले हो क्या, कोई चीज़ आपने कभी देखी है क्या, वो अगर कोई चीज़ है तो देखी है क्या, और अगर इंसान है तो मिले हो क्या, और उसके बारे में और डिटेल्स आपको बताने होंगे, वो कहाँ से है, वेयर इज ही फ्रॉम, ठीक है।
समझ रहे हो? तो आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आप दोगे तो आपका पैराग्राफ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सर पकड़ के नहीं बैठना, अरे मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा, मैं क्या लिखूं, एक पॉइंट लिख के अटक गया हूं, मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। टॉपिक को एक्सप्लोर करो, वो टॉपिक सुनते ही दिमाग में क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं देखो जरा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट की बात करें तो लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हाउ डज इट फील, तो ऐसी चीजों को आपको बेसिक फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या क्या सोचते हो, क्या क्या देखते हो, दिखने में कैसा है, कैसा स्मेल करता है, कहाँ मिलता है ना, उसको कैसे आप उसको हाउ डज इट फील लाइक, तो बेसिक ऐसी चीजों का जवाब देते हो। अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर डालो, वो इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, उसके बारे में जैसे ही आप बोलो तो क्या क्या आइडियाज आते हैं आपके दिमाग में, वो क्या है, कब मिला, कैसे, क्या नहीं, सारी चीजें आप मेंशन करोगे। तो ये WH क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है बेटा, WH क्वेश्चन से बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। इनके आंसर दे डालोगे तो भी बात बन जाएगी। टॉपिक के हिसाब से होता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ फिट होगा, ठीक है, क्लियर? चलो बहुत ही बढ़िया। अब जैसे कि मैंने कहा, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, प्रॉपरली उसको एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ट्रांसफॉर्म करो, स्ट्रक्चर करो, एंड आखिर में कंक्लूड कर दो। ये 4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इन चारों में क्या क्या लिखना है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। नो डिफिकल्टी इन दिस एट ऑल ना? चलिए बहुत ही बढ़िया जी। अब एक सबसे जरूरी बात है बेटा, जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपको पता होनी चाहिए कि आप जो डिटेल्स दे रहे हो ना टॉपिक के बारे में, उनको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज द डिटेल्स इन एन ऑर्डर दैट मेक्स सेंस फॉर योर टॉपिक। आपके टॉपिक के हिसाब से आपको डिटेल्स देनी है और सही ऑर्डर में ढंग से समझ में आने लायक आपको डिटेल्स देनी होगी। अगर आपको कहीं अटक के खड़े हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा, मैम पता नहीं, बहुत कुछ दिमाग में होता है बट ना पता नहीं चलता, तो आप क्या करो, सैंपल देखो, कुछ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स पढ़ के देखो, ठीक है। 1 2 3 4 जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे लिखना होता है क्या, फिर आप खुद से लिख पाओगे बच्चा लोग, फिर आप खुद से लिख पाओगे। डायरेक्टली एक निकले ना, एक लिखोगे तो ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पर अगर 4-5 लिखे हुए पढ़ लो और फिर अपना लिखो तो नहीं लगता कि बेटर लिखेंगे हम, आइडिया लग जाएगा कैसे वर्ड्स यूज करने हैं, कैसे लिखना है। तो बेटा सैंपल्स देखो, आपको काफी मदद मिलेगी, आपको काफी मदद मिलेगी। अपने फाइनल ड्राफ्ट में आपकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए, इट शुड मेक सेंस, आपको समझ में आना चाहिए, लॉजिकल पैटर्न उसमें होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा के लिख दिया, अटपटे आधे अधूरे सेंटेंसेस, बिना पंक्चुएशन मार्क्स के सेंटेंसेस, समझ में ही नहीं आएंगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। कई बार बच्चे लिखते लिखते ना नॉट लिखना भूल जाते हैं, तो पूरा मतलब ही बदल जाएगा कि नहीं, पूरा मतलब ही बदल जाएगा। तो एक एक छोटे छोटे ईज की जगह वर्ड्स लिख दिया, टेंस की गलती कर दी, एक वर्ड स्किप कर दिया, दिमाग में कुछ और चल रहा था, अगले आइडिया के चक्कर में पिछले आइडिया को ठीक से फिनिश नहीं किया, तो ऐसी गलतियां नहीं है करनी। अब आप बोलोगे मैम ठीक है बात तो आई समझ में, बट एक सैंपल आप ही तो दिखा दो, तो दिखा देती हूँ बेटा सैंपल। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ सैंपल। तो जैसे कि मैंने कहा आपको 3 चीजें पूछी जाएंगी, प्लेस, पर्सन और इवेंट। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस, एक जगह को डिस्क्राइब करना है, विजिट टू द रेडियो स्टेशन, ए विजिट टू द रेडियो स्टेशन। तो अगर आप रेडियो स्टेशन जाओगे तो आप क्या क्या वहाँ जाओगे, कैसी जगह थी, कौन आपको पहले मिला जाते ही, फिर आप होस्ट के बारे में बताओ, आपको कैसा लगा उससे मिलकर, क्या कुछ उससे आपने शेयर किया, ठीक है, क्या उसने आपसे शेयर किया, क्या कुछ खाया पिया, वहाँ मजा आया कि नहीं, कौन से प्रोग्राम एयर हो रहे थे, आप फर्स्ट टाइम गए थे तो आपको नया नया ऐसा लगा होगा, सारी चीजें जैसा आप फील करते हो वो सारी चीजें आपको लिख डालनी है, ठीक है। वहाँ पे लोगों ने यूनिफॉर्म पहन रखी थी क्या, वहाँ पे लोगों का कल्चर कैसा था, बहुत ही स्ट्रिक्ट सा माहौल था या कूल सा एटीट्यूड था, जो आप फील करो वहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। ये पैराग्राफ आपको यहाँ पर लिखा हुआ बता रखा है। मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगी वो डिस्कस करूंगी पर्सन, बिकॉज एग्जाम में उसी के आने के ज्यादा चांसेस हैं। देखो ये है पर्सन, सो आपको बोला जा सकता है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में डिस्क्राइब करो, ठीक है। तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से उनके साथ अपना बॉन्ड शेयर कर सकते हो। सबसे पहले आप लिखोगे मैं बड़ा ही खुश नसीब हूं कि मेरी ग्रैंड मदर अभी मेरे साथ है। कई लोगों की नहीं होती ना, राइट, ग्रैंड मदर्स कुछ लोगों की नहीं होती, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव माय ग्रैंड मदर। आप मम्मी के बारे में मेंशन कर रहे हो या मम्मी
पापा की मम्मी के बारे में तो वो आप मेंशन करोगे कि मेरी, अगर आप नानी के बारे में बात कर रहे हो तो आप बता सकते हो दैट शी इज़ माई मदर्स मॉम, शी इज़ ट्रूली एन एंजल, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ केयरिंग, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है, मुझे कहानियाँ सुनाती है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है, खेलती है, मुझे बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ें बना के देती है, मम्मी पापा से जब डांट पड़ती है तो वही मुझे बचाती हैं। ये आइडियाज़ आपके दिमाग में आने चाहिए, फिर आप उन्हें सेंटेंसेस में बनाओगे। और उनकी खास कोई चीज़ें, कुछ खाना बनाती हो जो आपको पसंद हो, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो पूरे परिवार में सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, मैं उनका लाडला हूँ, राइट। तो ऐसी चीज़ें आप उनके साथ, कोई मेमोरीज हो आपकी, ठीक है, कोई कहानी सुनाते हुए या फिर आपके साथ खेलते हुए, जो आप फील करते हो उनके बारे में, वो सारी चीज़ें आप लिख डालो, ठीक है। कोई ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो, एक बार ना मेरे स्कूल में ऐसा ऐसा हो गया था, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, फिर मेरी दादी ने आके मुझे बचा लिया, ऐसे, समझ रहे हो आप। तो आप जो भी आपको इंसिडेंट शेयर करना चाहो, कोई एग्जाम्पल देना चाहो, समझ रहे हो आप बात को। मेरे दोस्त की दादी तो बड़ी स्ट्रिक्ट है बट मेरी दादी बड़ी प्यारी है। सो जो भी आप मेंशन करना चाहो, ठीक है। आप उनके लुक्स के बारे में बता सकते हो कि वो पतली है या हेल्दी है, उनके वाइट बाल है, राइट। तो जो आप चीज़ें शेयर करना चाहो उनके बारे में आप लिख सकते हो। उनके नेचर के बारे में बताओ, शी इज़ लविंग, काइंड, केयरिंग, तो सारी चीज़ें आप मेंशन करो। उनकी हॉबीज ही बता सकते हो, उनको टीवी देखना पसंद है क्या, उनको गार्डनिंग पसंद है क्या, वो वॉक पे जाती हैं, जो भी चीज़ें आप शेयर करना चाहो सारी चीज़ें सेंटेंसेस में लिखकर, ओके। तो एक टॉपिक सुनते ही अपने दिमाग में पहले आइडियाज़ को ले आओ, फिर प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। देखो, सबसे पहले आई एम फॉर्चुनेट टू हैव माई ग्रैंड मदर, She is truly an angel. My mother is fond of her and always asks for her advice before doing anything. ये देखो कितना अच्छा पॉइंट है। मेरी मम्मी कुछ भी करने से पहले, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले मेरी दादी से पूछती है, या फिर मेरी नानी, जो भी आप कहो। माई ग्रैंड मदर से अपनी ग्रैंड मदर का नेम बताओ, लुक्स बताओ, शी इज शॉर्ट एंड प्लम विद स्लाइट हंच, थोड़ी सी झुकी हुई रहती है, थोड़ी हेल्दी है, राइट। हर फेस इज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, पूरे फेस पे ना झुर्रियां है, ऑब्वियसली बूढ़ी हो गई है ना ग्रैंड मदर। उनके हर हेयर सिल्वर ग्रे, शी नीटली कोम्स, वो जोड़ा बनाती है, चोटी करती है, जो आप मेंशन करना चाहो। शी नीटली कोम्स इट इनटू अ स्मॉल बन, शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बड़ी नरम मिजाज की है, धीरे धीरे बोलती हैं, ठीक है, बहुत ही स्वीट हैं, सभी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, ओके। और मैं उन्हें नानी बुलाता हूँ, जो आप बुलाते हो आप मेंशन कर सकते हो। शी इज़ वेरी लविंग एंड काइंड, शी इज़ लव्ड बाय ऑल, मैं उनके हाथ का बढ़िया बढ़िया डिलीशियस फूड खाना पसंद करता हूँ, वो हम सबके लिए बनाती हैं जब भी हम घर जाएं। उनके पास कोई पेट डॉग है तो वो मेंशन करो, आप पेट हो, कैट हो, जो भी हो, ठीक है। उन्हें क्या पसंद है, उनके इंटरेस्ट बताओ, शी लाइक्स गार्डनिंग, ओके, वॉट एवर यू फील लाइक। मुझे उनकी कहानियाँ पसंद है, आई लव टू लिसन टू हर स्टोरीज अबाउट हर पास्ट, शी इज सच अ फन लविंग पर्सन, आई एम इंस्पायर्ड बाय हर जेस्ट ऑफ, ये बहुत ही अच्छा प्रॉपरली आप करते वक्त बोल सकते हो। मुझे बड़ी खुशी होती है और बड़ा ही इंस्पिरेशन मिलता है उन्हें देखकर, इस उम्र में भी वो कितनी एक्टिव रहती हैं, इतनी इस उम्र में कितनी पॉजिटिव हैं, वो एक्टिव रहती हैं, ठीक है। आई चेरिश द मेमोरीज, लास्ट में आप लिखोगे उनके साथ बिताए हुए समय को मैं हमेशा याद रखूंगा, चेरिश करता रहूंगा, एंड प्रे फॉर हर गुड हेल्थ, मैं चाहूंगा कि वो हमेशा हेल्दी रहें। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव हर विद अस, आई लव माई नानी अ लॉट, आई लव माई दादी अ लॉट, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मेंशन करो। आई बात समझ में? यानी डिफिकल्टी बहुत ईजी है ना, आराम से 5 नंबर नहीं मिल जाएंगे आपको अगर आप ढंग से प्रॉपर सेंटेंसेस फॉर्म करके लिख लोगे। तो जैसे टॉपिक से ना अपने दिमाग में आइडियाज डालो और फिर उन्हें लिख डालो, ठीक है। जैसे मैंने बताया, पर्सन, प्लेस, इवेंट, डिस्क्राइबिंग एन इवेंट, अ करियर फेयर, ठीक है, कोई एग्जीबिशन हो सकता है, जैसे फेयर को एग्जीबिशन ही तो कहते हैं हम लोग। तो किसने कंडक्ट किया, उसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन आया, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तुमने वहां पर क्या किया, तुम्हें वहां क्या सीखने को मिला, तुम वहां किस किस से मिले, कोई भी चीज जो आपको उस टॉपिक को सुनते ही जो दिमाग में आइडिया आती है वो सब लिख डालो यार। बचपन में बहुत कर रखा होगा, पैराग्राफ्स लिख रखे हैं आपने। क्लास 9 के फाइनल एग्जाम में अगर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने को मिल रहा है, इसका मतलब इससे ये पता चलेगा कि तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज में जब एक टॉपिक दिया जाए तुम खुद से कैसे लिख सकते हो, तुम्हारी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपके राइटिंग स्किल्स को आपको शो करना है कि आपका टैलेंट कितना है, और वो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन में ग्रामर आता है, ठीक है। प्रॉपरली आपके ग्रामर, आप सही टेंस यूज कर रहे हो कि नहीं, ग्रामर, सारा ग्रामर यहाँ पर कवर हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस, सिंगुलर प्लूरल का ज्ञान, आर्टिकल्स ए एंड द कहाँ लगेंगे,
ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन सही होना चाहिए, प्रॉपर जगह पर जहां जहां पंक्चुएशन मार्क्स यूज होने चाहिए वहां वहां पंक्चुएशन मार्क्स आपने सही लिखे हैं कि नहीं, सही तरीके से मार्क किए हैं कि नहीं। कभी कभी कॉमा ना लगाओ ना तो पूरा सेंटेंस का मतलब ही समझ नहीं आता है। सो पंक्चुएशन मार्क्स सही होने चाहिए, सही जगह पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है तुम्हारे सिलेक्शन ऑफ वर्ड से पता चलता है। तो आपकी वोकैबुलरी, आपने अच्छे अच्छे वर्ड्स चुने हैं कि नहीं। बस 3-4 अच्छे वर्ड्स यूज कर लोगे तो इंप्रेशन आपका अच्छा बन जाएगा। सो क्लियर एवरीबडी, आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रॉपरली अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर लोगे तो बात बन जाएगी। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग और हमारा डायरी एंट्री दोनों कैसे लिखने हैं समझ में आ गए हैं। और बेटा राइटिंग के वक्त दिमाग पूरा फोकस होना ज़रूरी है, कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, बस आपको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। जिसके आइडियाज़ ही नहीं आते उनके लिए मैंने बताया व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, कब, कहाँ, क्या, कैसे, ऐसे सवालों के जवाब आप ढूंढोगे उस टॉपिक के बारे में तो आपको आंसर्स मिलेंगे और आपके सेंटेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। वर्ड लिमिट का पूरा ध्यान रखना, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आपको ये 10 में से 10 लाने की कोशिश करनी है। ज़्यादातर एग्जामिनर्स 4.5 देते हैं क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो अगर आप बहुत ही अच्छा लिखोगे तो 5 में से 5 मिलने के भी चांसेस हैं। सो आई होप आप मेरे दिए हुए टिप्स और ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो करोगे, जो दिमाग में है वो सही तरीके से एक्सप्रेस करोगे, प्रेजेंट करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बड़ी बड़ी हाँकनी नहीं है कि देख लेंगे, लिख लेंगे, पेपर में सोच लेंगे। नहीं नहीं नहीं, पेपर में तो सोचना है ही, बट उस कॉन्फिडेंस के लिए पेपर में सही तरीके से सोचने का कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 4-5 सैंपल पढ़ने होंगे और 3-4 बार खुद से पैराग्राफ्स लिखने होंगे, खुद से डायरी एंट्री लिखनी होगी और फिर बात बन जाएगी। तो इस बात को जरूर याद रखना। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी मन की बातें शेयर कीजिए, अंदर ही अंदर रखिए, घुटना नहीं है, डिप्रेस नहीं फील करना है। यू फील समथिंग, यू लेट इट आउट। यू डोंट हैव अ ट्रू फ्रेंड, कोई बात नहीं, लिखो। पेपर में बड़ी पेशेंस होती है। कई बार मैं सोचती हूँ मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं किसको क्या बोलूँ, मुझे ये बोला जा रहा है, वो बोल रहे हैं, लोग मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो फिर क्या करें, किसे बताएं। एज सुन एज आई रिलीव इट आउट, कैसे रिलीव करूँ, पेपर पे लिख के, तो मेरा मन हल्का हो जाता है। तो बेटा हर रोज ये आदत डालोगे ना डायरी लिखने की, तो आप बहुत 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 आगे जाओगे, क्योंकि आप खुल के सोच पाओगे। आपके ऊपर कोई बैगेज नहीं रहेगा, कोई बोझ ही नहीं है, सब आपने उतार दिया और आपको कोई जज भी नहीं कर रहा। कोई जजमेंटल होकर आपके बारे में अच्छा बुरा कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि किसी को कुछ बताया ही नहीं। जो बताया अपने पास ही रखा, डायरी में है, प्रॉब्लम सॉल्व। सो कोई आपको किसी तरीके से सही गलत अच्छा बुरा बोल ही नहीं पाएगा, बिकॉज जो भी आपके मन में है वो आप एक पेपर पे लिखते हो। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ये बात याद रखते हुए अपनी फीलिंग्स को, अपनी कमजोरी किसी के आगे बतानी नहीं है। जैसा फील करो, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो पेपर पे नोट डाउन करो, यू विल फील बेटर। ओके, तो एक बहुत अच्छा तरीका है ये डिप्रेशन से, दुख तकलीफों से दूर होने का, अपना मन हल्का करने का। सो जिसे जरूरत है वो ये जरूर करना। इट्स अ वेरी गुड हैबिट। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगी इस हैबिट को इनकलकेट कीजिए। योर इंग्लिश राइटिंग विल ऑल्सो इंप्रूव एंड यू विल ऑल्सो फील बेटर। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ चलती हूँ मैं। दिस इज पूजा मैम साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीबडी, सी यू, बाय बाय।